सो हेलो 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 एवरीवन। तो अभी हम देखिए ये आपका यूनिट नंबर थर्ड है, आप कंट्रोल सिस्टम एंड इससे पहले देखिए हम आपको बता दें कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका हमने ऑलरेडी वन शॉट अपलोड कर दिया। लेकिन आप सोचेंगे कि यूनिट नंबर फर्स्ट के बाद डायरेक्टली हम यूनिट नंबर थर्ड क्यों अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि जो यूनिट नंबर टू था, जब हम लास्ट ईयर मतलब आई वॉज ऑल्सो ए स्टूडेंट, तो उस टाइम क्या मतलब था कि जब मैं यूनिट नंबर टू था तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं जो कि आपके गेट में मतलब डायरेक्टली उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सेकेंड यूनिट सबसे अच्छा यूनिट है जिससे कि गेट में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं मतलब पीपीटी तो बन चुका था पिछले मतलब पीपीटी के अकॉर्डिंग, बट उस पीपीटी को मैं एडिट करा रहा हूँ ताकि उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और ऐड कराऊँ। और उस आपको मतलब इफ़ यू आर लुकिंग दिस वीडियो इन 2025 देन 2024 में मतलब 2025 की स्टार्टिंग में जो मैं वीडियो बनाया था वो 2026 में थोड़ा सा तो अंतर होना चाहिए ना। ऑब्वियसली अब दोनों वीडियो में देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था उस समय मैं एक स्टूडेंट था और मैं भी पहली बार कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहा था। लेकिन ऑलरेडी इस बार मतलब जब मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो तो इस बार मैं ऑलरेडी गेट का भी सिलेबस मतलब इसका कंप्लीट ही कर चुका हूँ। तो अभी मैं वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। मतलब आप अगर हमारा मतलब 40 से 50 मिनट का जो भी वन शॉट होता है अगर इसको अच्छे से दोगे तो ऑब्वियसली एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए जब हम मतलब इससे पहले वीडियो जब अपलोड किए थे पहली बार वन शॉट, तो उस समय यूनिट नंबर 4 मैंने अपलोड ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने उस यूनिट 4 जो है सबसे टफ पड़ता है और उसको मैंने नहीं पढ़ा था। लेकिन अभी मैंने गेट के लिए यूनिट नंबर 4 से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसको मैंने पढ़ लिया। तो उस यूनिट को भी आपको मैं अपलोड करके बिल्कुल एग्जाम से पहले देने की कोशिश करूँगा। चलिए सबसे पहले हमारा यूनिट नंबर थर्ड जिसका नाम है स्टेबिलिटी एंड एल्जेब्रिक क्राइटेरिया। तो नाम से ही क्लियर है कि स्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है। इससे पहले मतलब सेकंड यूनिट में थोड़ा इससे बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली देखिए जब आप यूनिट नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं इट्स मीन आप मतलब रिवीजन कर रहे हैं, आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पहली बार पढ़ेंगे तो शायद आपको मतलब किसी भी यूनिट का वन शॉट पढ़ो, कोई टीचर से पढ़ो, नहीं समझ में आने वाला है। तो आई होप कि आप इससे पहले एटलीस्ट मतलब अगर आप क्लास भी किए होंगे, अटेंड किए होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मतलब समझ चुकेंगे, मतलब समझ सकेंगे कि स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया क्या होता है। तो स्टेबिलिटी क्या होता है सबसे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा। मैं देखिए आपका चैप्टर का नाम है स्टेबिलिटी। मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन या फंक्शन कोई भी सिस्टम मतलब कितना स्टेबल है, मतलब उसमें डिस्टर्बेंस अगर हम कर रहे हैं तो वो डिस्टर्बेंस को कितने मतलब आप अभी पढ़ेंगे कि मतलब इसमें हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड करते हैं। लाइक अगर किसी का सिस्टम का पोल लेफ्ट हैंड साइड में अगर लाइक करेगा तो वो स्टेबल माना जाएगा। अगर उसका पोल जो है राइट हैंड साइड में मतलब अगर बिलोंग करे तो उसे हम अनस्टेबल बोलेंगे। तो सब चीज़ अब स्टेबिलिटी के बारे में हम समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया। तो इसमें रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया इसके मतलब इससे हम फाइंड करेंगे स्टेबिलिटी। तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वन ऑफ द ईजी सब्जेक्ट है। अगर सेमेस्टर में भी आप लाना चाहते हैं मार्क्स तो बहुत ईजिली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। एज वेल एज मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले अगर कोई भी गेट का क्वेश्चन कर रहा हो तो मतलब कंट्रोल सिस्टम वन ऑफ द ईजीएस्ट कह सकते हैं। देखिए सबसे ईजी जो होता है अगर मैं गेट की बात करूं तो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स होता है जिसमें बहुत ईजिली हम नंबर ला सकते हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल्स हैं तो कंट्रोल सबसे ईजी होता है एंड उसके बाद नेटवर्क होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया। सबसे पहले कि हम कोई भी यूनिट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि टॉपिक कवर्ड मतलब क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसके अगर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सिलेबस। वैसे ही किसी यूनिट को स्टार्ट करें तो यूनिट में कंटेंट क्या हमें कवर करना है वो अगर हम जान जाते हैं तो हमारा जो एक लेवल होता है ना इंटरेस्ट उस यूनिट में वो बढ़ जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसको नेसेसरी कंडीशन होता है कि कोई भी सिस्टम को हम स्टेबल नहीं बोलेंगे। नेसेसरी कंडीशन होता है, सफिशिएंट कंडीशन होता है। उसके बाद क्राइटेरिया में सबसे पहले हम रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया पढ़ेंगे, उसके लिमिटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद रूट काउंटर पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस पढ़ेंगे। रूट लोकस आता है, यही मैं बोल रहा हूँ ना कि जब यहाँ से यूनिट नंबर थर्ड अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके आपको यूनिट नंबर 4 समझ में आएगा। यूनिट नंबर 4 है, सोचो मैं भी छोड़ दिया था। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको यूनिट नंबर 4 आपके मतलब लेवल में नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट। अभी जस्ट मैं इसको पढ़ा हूँ तो मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि कितना मतलब हम समझ सकते हैं। तो अगर आप गेट के कोई कोर्स लिए होंगे उससे पढ़ रहे होंगे तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप केवल और केवल सेमेस्टर के लिए डेडिकेटेड होंगे तो यूनिट नंबर 4 आपके लिए बहुत टफ पड़ जाता होगा। क्योंकि देखिए यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में हम न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया पढ़ते हैं, फिर से पोलर पढ़ेंगे, फिर से बॉडी प्लॉट पढ़ेंगे। ये प्लॉटिंग करना बनाना मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना इट्स रियली वन ऑफ द डिफिकल्ट। लेकिन इस बार मैं उसको डिफिकल्ट नहीं बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा।
तो इसलिए सबसे पहले देखिए जो सीक्वेंस में वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, यूनिट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। यूनिट नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, यूनिट नंबर थर्ड के बाद यूनिट नंबर 2 ही मैं अपलोड करूँगा। तो यूनिट नंबर 2 मैंने नहीं अपलोड किया, उसका रीज़न बता दिया। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि रूट लोकस जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप समझेंगे तो यूनिट नंबर 4 ही समझ में आएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लैग, मतलब लैग कंपनसेटर, लीक कंपनसेटर, इसके लिए मैं अलग एक डेडिकेटेड मतलब आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसके बाद फेज सिस्टम एंड इफेक्ट ऑफ पोल एंड जीरो कैंसिलेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं, बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेन अगर टॉपिक आपको बता दें कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, रूल्स ऑलवेज क्राइटेरिया और रूट लोकस और कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस, मतलब यही 4 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये छोड़ भी देते हैं तो इससे न तो गेट में आपका क्वेश्चन बनने वाला है अप्रॉक्स, ना ही आपके सेमेस्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्टेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले देखिए स्टेबल मतलब समझते हैं कोई भी चीज़ स्टेबल कब कहेंगे। स्टेबल सिस्टम इज़ वन दैट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्साइटेड एक्सटर्नल सोर्सेज एंड विल रिटर्न टू रेस्ट इफ ऑल द एक्साइटेशन रिमूव। देखिए कह रहा है ना कि कोई भी चीज़ है, कोई भी सिस्टम है, अगर उसमें हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं तो कितना मतलब वो एक्सटर्नल सोर्सेज को वो क्या कर रहा है, वियर कर पा रहा है और अपने जो मतलब रिमेन जो स्टेट है उस स्टेट में रह रहा है, उसे कोई स्टेबल बोलते हैं, राइट। तो स्टेबल कितना है, तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी है। उसके बाद हम स्टेबिलिटी जो किसी भी सिस्टम का हम किसे फाइंड करते हैं, उन्होंने बताया कि कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है वो हमने समझा। उसके बाद जो स्टेबिलिटी हम फाइंड करते हैं वो रूट्स हॉर्विट्ज़ क्राइटेरिया होता है। तो रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले देखिए जो रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है उससे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। इफ़ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रूट्स हॉर्विट हैव, जैसे देखिए अभी हम बहुत ही जब मतलब अभी न्यूमेरिकल हम जब करेंगे इसका, तो देखिए सबसे पहले हम मतलब जो भी हमारा सिस्टम होगा लाइक एस क्यूब, एस स्क्वायर प्लस एस के पावर 1 प्लस एस का पावर 0, ऐसा सिस्टम होगा। तो जो पावर है ना वो मतलब बिल्कुल 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, सभी जो पावर हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो पहला कंडीशन होता है। उसके बाद इसके मतलब हम कोफिशिएंट जो होता है ऐसा लिखते हैं कॉलम वाइज। तो ये सभी जो पहला कॉलम जो होता है अभी हम करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पहले हम बता दे रहे हैं कि कैसे होता है। तो इसमें कोई भी मतलब जो एलिमेंट का कोफिशिएंट हो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव आ गया तो हमारा सिस्टम जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा। सभी पॉजिटिव होंगे तो हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बस यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जब हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया रूट हॉर्विट्ज़ क्राइटेरिया। चिक द मतलब रूट हॉर्विट्ज़ क्राइटेरिया का हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर फाइंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ आवर सिस्टम। दूसरा जो होता है इफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट जो कॉलम होगा उसका सभी एलिमेंट जो होंगे पॉजिटिव होने चाहिए। तीसरा जो है यहाँ पर लिखा है कि इट्स चेंज इट्स मीन्स मतलब अनस्टेबल। जैसे मैंने बताया ना कि अगर साइन एक भी मतलब निगेटिव आ गया, ये साइन चेंज करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारा सिस्टम जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इफ़ 1 रो बिकम 0, अगर कोई 1 रो जो है अगर बिकम 0 हो जा रहा है उसके सभी एलिमेंट, तो उसे मार्जिनली स्टेबल कहेंगे। स्टेबल क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल क्या होगा, अनस्टेबल क्या होता है, ये सब कुछ जब आप सेकेंड यूनिट पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आगे हम चलते हैं रूट हॉर्विट्ज़ क्राइटेरिया के बाद अब आते हैं मेन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, और सिस्टम इज स्टेबल इफ द रिस्पॉन्स मतलब ट्रांसफर फंक्शन अप्रोचेज 0 एज अ टाइम अप्रोच इन्फिनिटी। मतलब कोई भी सिस्टम अगर इन्फिनिटी टाइम पे भी अगर उसका रिस्पॉन्स जो है अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो उससे हम क्या कहते हैं, टेक्निकल वर्ड में बोल रहे हैं, इसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी को हमने बताया कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और वो अपने रिमेन स्टेट में एज इट इज़ है तो उसे हम स्टेबल कहेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए हम 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये सिस्टम जो है अभी यहाँ था और मतलब जब फोर्स लगाते हैं यहाँ पे आ गया, तो ये सिस्टम स्टेबल नहीं है ना, ये सिस्टम तो चेंज हो रहा है, तो इसे हम अनस्टेबल बोलेंगे। तो ये हुआ। उसके बाद इन अदर वर्ड कह सकते हैं सिस्टम इज स्टेबल इफ द बाउंडेड इनपुट प्रोड्यूस बाउंडेड आउटपुट, BIBO। जब सिग्नल सिस्टम पढ़े होंगे तो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्या होता है, इसका कंसेप्ट आप समझे होंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट टेल हेयर बिकॉज हेयर इज जस्ट अ वन शॉट में आपको बस हमने बताया कि इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं सिस्टम इज स्टेबल इफ द बाउंडेड इनपुट इज बाउंडेड आउटपुट। अगर हम कोई बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं तो उसका आउटपुट भी बाउंडेड आए तो इस हम सिस्टम को क्या कर लेंगे, स्टेबल बोलेंगे। उसको टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी होता है वो 2 टाइप का होता है मेनली, एब्सोल्यूट स्टेबल और रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो 1 बाय 1 हम दोनों को देखते हैं। डिफिनीशन, केवल डिफिनीशन नहीं दिया हुआ है, उसके बाद हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी में हमारा रहता है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट से क्लियर है कि मतलब ये स्टेबिलिटी जो होगा एब्सोल्यूट है और ये रिलेटिव, किसी चीज़ को रिलेट करके बनाया जाएगा। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले इफ द सिस्टम आउटपुट इज स्टेबल फॉर ऑल वेरिएशन, मतलब कोई भी हम
किसी टाइप का भी वेरिएशन करते हैं, लेकिन हमारा स्टेबल सिस्टम रहता है। तो इस टाइप के सिस्टम में हम क्या कह सकते हैं, इस टाइप के सिस्टम को हम एब्सोल्यूट स्टेबल कह सकते हैं। इट्स गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। तो मतलब ये बताता है कि सिस्टम हमारा कितना स्टेबल है। लाइक एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब कोई भी वेरिएशन, ऑल टाइप का वेरिएशन हो, लेकिन हमारा किसी टाइप का भी पैरामीटर में चेंजेस ना है, जैसे है वैसे एब्सोल्यूट रहे, तो वो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी। देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है, नाम से क्लियर है कि इसे हम रिलेट करके स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। लाइक इफ द सिस्टम इज सेड टू बी रिलेटिव मोर स्टेबल और अनस्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ सेटलिंग टाइम। तो जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो आप समझोगे कि सेटलिंग टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है, फॉल टाइम क्या होता है, डिलीट टाइम क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको निकालना होता है। तो कोई भी सिस्टम, मतलब देखिए जैसे हमारा कोई सिस्टम है, ऐसे ये मतलब यहाँ से देखिए ऐसे मतलब ये ऑक्सीलेशन हो रहा है, यहाँ पे जाके स्टेबल हो रहा है, तो ये कितने टाइम बाद स्टेबल हो रहा है, तो ये मतलब डेली टाइम, राइज टाइम, पिक टाइम, कितने टाइम बाद ये पिक हो रहा है इसकी वैल्यू। तो ये सब मतलब एक सेटलिंग टाइम होता है। जैसे कि हमारा ये सिस्टम है, यहाँ देखिए ऑक्सीलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जाकर हमारा स्टेबल हो गया, तो ये टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हम सेटलिंग टाइम कहेंगे कि हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स तो यहाँ ज़्यादा था, लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद हमारा आके सिस्टम जो है कि यहाँ स्टेबल हो गया, तो इसे हम सेटलिंग टाइम कहते हैं। तो कोई भी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सेटलिंग टाइम अगर हम फाइंड करते हैं कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि मोर स्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल, तो उसे हम रिलेटिव स्टेबिलिटी कहते हैं। आई होप जब आप पिछला वीडियो देखेंगे पिछले ईयर का, तो उस ईयर में मैं स्टूडेंट था, बार कहता हूँ, उस समय मेरे को इतना मतलब नॉलेज नहीं था। लाइक इन दिस ईयर आई एम एक्सप्लेनिंग। अगर जैसे जैसे मैं हर साल अगर ट्राई करूँ, कोशिश करने का वीडियो अपलोड करूँ और इसी फील्ड में मैं रहूँ, तो आने वाले 4 से 5 साल में मतलब हर साल में कुछ ना कुछ ऐसे कुछ इसमें इम्प्लीमेंट करके और वन ऑफ द मतलब बेस्ट टू बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप दोनों वीडियो देख सकते हो, जो भी अच्छा लगे वहाँ से आप मतलब ये तो सब वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर आई डोंट नो कि आई विल इम्प्लीमेंट द चार्जेज ऑल्सो। सो जब तक फ्री है, जब तक स्टूडेंट हूँ, आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स अगेन आई एम गोइंग टू अहेड। तो फिर से मैं बता दूँ, कोई भी रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो सेटलिंग टाइम पे हम इसको मतलब फाइंड आउट करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, तो इसे हम रिलेटिव स्टेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मतलब रिलेटिव मोर इफ द सेटलिंग टाइम, मतलब सेटलिंग टाइम अगर ज़्यादा है तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा। तो ये हमारा डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी हम मतलब फाइंड करते हैं यहाँ से, और हम सिस्टम को स्टेबल और अनस्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम स्टेबल कैसे है, एब्सोल्यूट स्टेबल कैसे है, उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होता है, कुछ नेसेसरी कंडीशन और कुछ सफिशिएंट कंडीशन होता है। देखिए जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय मेरे को नेसेसरी कंडीशन, देखिए एक नेसेसरी कंडीशन होता है NACESSAR, नेसेसरी कंडीशन होता है, एक सफिशिएंट कंडीशन होता है सफिशिएंट SUFFICIENT सफिशिएंट कंडीशन होता है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, मतलब ये बिल्कुल नेसेसरी है, मस्ट है, ये कंडीशन होना ही होना चाहिए। लेकिन ये सफिशिएंट मतलब ये एक कंडीशन होता है कि इतना अगर है कोई सिस्टम में तो ये सफिशिएंट है, इससे अधिक भी चलेगा, इससे कम भी चलेगा, लेकिन इतना है तो काम चल जाएगा। तो ये चीज़ हमको उस समय नहीं समझ में आया था जब मैं स्टूडेंट था, लेकिन जब मैं क्रैश कोर्स कर रहा था PW से, तो PW पे आई डोंट नो कौन सर पढ़ाते हैं, सर का चेहरा तो याद है लेकिन नाम याद नहीं आ पा रहा है। अजय सर, हाँ याद आ गया, अजय सर पढ़ाते हैं पावर सिस्टम, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो उनसे मेरे को पता चला कि देखिए नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। लाइक उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था, वैसा ही मैं भी आपको एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, लाइक अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड करनी है तो कुछ हमारा नेसेसरी कंडीशन में ये होना मस्ट है, और ये सफिशिएंट होता है। लाइक देखिए सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन की बात करूँ तो सभी कोएफिशिएंट जो होंगे ना इक्वेशन में, वो मस्ट है वो सेम साइन होना चाहिए। लाइक जैसे हमने बताया ना कि S³ + S² + S के पावर 1 S के पावर 0, ये सभी जो मतलब इसके कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए, ये नेगेटिव होने चाहिए। पहला ये नेसेसरी कंडीशन है। दूसरा, इट शुड हैव नो मिसिंग टर्म, कोई मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। S के पावर क्यूब है, फिर स्क्वायर होना चाहिए, फिर पावर 1 होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी हमारा मतलब जो मिसिंग टर्म आ गया, जैसे मान चलो इसके S² नहीं है, हमारा सिस्टम S³ + S² है प्लस मतलब S है, केवल S² नहीं है, तो इस देखते ही हम इसको बोल देंगे सिस्टम अनस्टेबल है। तो हमें कोई अदर जो मतलब मेथड है, रूल्स और क्राइटेरिया या बहुत से क्राइटेरिया हैं, उसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम बोल देंगे सिस्टम को देख के ही कि अनस्टेबल है जब उसके कोई मिसिंग टर्म होगा। लाइक S के पावर 4 S के पावर 5 + S के पावर 3 + S, तो ये सिस्टम में मिसिंग टर्म आ गया ना, S के पावर 4 नहीं, S के पावर स्क्वायर नहीं है, तो इससे हम अनस्टेबल सिस्टम बोल देंगे। तो ये नेसेसरी कंडीशन, ये होना मस्ट है कि सभी हमारे जो मतलब इक्वेशन में जो भी हमारे कोफिशिएंट हो पॉजिटिव या सेम साइन का होना चाहिए, नो मिसिंग टर्म होना चाहिए, ऑल द पोल ऑफ द ट्रांसफर शुड लेफ्ट ऑफ द
द साइड, जो भी हम पोल निकालेंगे सिस्टम का, वो सभी पोल जो है हमारे सिस्टम के लेफ्ट हैंड साइड में मतलब मिलने चाहिए। राइट हैंड साइड में अगर एक भी पोल आए हम सिस्टम को अनस्टेबल बोल देंगे। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ पोलिनोमियल वही है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम नेसेसरी कंडीशन, सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन यहाँ देखिए, मैं जोर देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोफिशिएंट जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट का जो साइन है वो सेम होना चाहिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इट शुड नो मिस इंटर्म, इसमें कोई मिस इंटर्म नहीं होना चाहिए। और ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल है वो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका नेसेसरी कंडीशन हुआ, ठीक है, ये होना ही होना चाहिए। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है? लाइक सफिशिएंट कंडीशन ये है कि अगर कोई मिसिंग टर्म नहीं है, लाइक एस स्क्वायर, एस के पावर 4, एस के पावर मतलब 4 या एस के पावर 3 हो गया 2, एस के पावर 0, तो देखिए 4 3 2 मतलब 1 और 0, तो ये जो है मतलब इतना तो सफिशिएंट, अगर इतना हम देख लेते हैं तो बोल देंगे सिस्टम स्टेबल है, बोल देंगे। लेकिन इसके बाद भी हमें चेक करना होता है, जब इसके बाद चेक करेंगे तो अभी इस सिस्टम का हम पोल निकालेंगे और पोल लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो ये स्टेबल है, नॉन स्टेबल है। लेकिन सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हम देखेंगे कि साइन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एस क्यू प्लस एस के पावर स्क्वायर प्लस S1 S0, तो इसके जितने भी कोफिशिएंट हैं देख सकते हैं 1 1 1 सभी पॉजिटिव है ना, तो ये हमारा सफिशिएंट है। इतना अगर है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ सिस्टम स्टेबल होगा। लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या है? जैसे हमने ये नेसेसरी कंडीशन है, तो जब मैं पढ़ रहा था तो सर ने बताया था कि सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन क्या है। सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन में अंतर क्या है? देखिए नेसेसरी कंडीशन उन्होंने एग्जांपल ये बताया था, लाइक अगर मान के चलिए, मैं अपना एग्जांपल लूँ, दूसरे का एग्जांपल क्यों ले, जैसा मान के चलिए अगर मेरा ही शादी होने वाला है, ठीक है, अगर मैं ही जब शादी करूँगा तो मैं मेल हूँ, ठीक है, तो शादी करना है मीन्स नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए हमारे लिए, मतलब गर्ल्स जो होनी चाहिए फीमेल होना चाहिए, मेल तो नहीं होना चाहिए। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि एक मेल को एक फीमेल चाहिए, तो ये नेसेसरी कंडीशन। लेकिन सफिशिएंट कंडीशन क्या है? वो मान के चलिए लड़की जो है BA भी पढ़ सकती है, BTech भी पढ़ सकती है, तो ये हमारा सफिशिएंट है। अगर BA पढ़ी है तो काम चल जाएगा, BTech भी पढ़ी है काम चल जाएगा, मतलब ये कितना अधिक भी हो सकता है। तो लाइक इसी तरह सर ने मतलब एक्सप्लेन करके समझाया था और वो मुझे चीज़ें समझ में आ गई थी। मेरे को मतलब एक ही चीज़ समझ में आया जब मैं पढ़ रहा था अच्छे सर से, कोई भी चीज़ को अगर आप कंसेप्ट मतलब उसको रिलेट कर देते हो लाइफ के जो मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से, तो वो चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आती है और वो चीज़ें हम कभी भूलते नहीं हैं। तो एक टीचर का यही माइंडसेट होना चाहिए कि कोई भी चीज़ पढ़ाए वो कितना भी टफ हो और उसको अगर वो रियल लाइफ से समझा दे तो स्टूडेंट इंटरेस्ट भी लेता है, वो समझने में उसको आनंद भी आता है। तो इस तरह से आपको समझ लिए कि कोई भी सिस्टम को स्टेबल कब बोलेंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या है? सबसे पहले जो उसका कोएफिशिएंट है वो सभी सेम साइन होना चाहिए। जैसे फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए टाइम यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। यहाँ एस के पावर 1 एस के पावर 0, तो सभी के देखिए कोएफिशिएंट जो हैं प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, तो ये हमारा स्टेबल होगा। सबसे पहला हमने सफिशिएंट कंडीशन देखा। दूसरा क्या होगा? इसके जो हमारे कोई मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पोल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मस्ट हैं, जो नेसेसरी हैं। आई होप ये PPT पे बहुत ही टाइम दिया मैं, आपको समझ में आया हो, ठीक है। समझना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार समझ गए तो आप आगे कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट मतलब यू आर नॉट अ चाइल्ड, यू आर नाउ मैच्योर इनफ कि आपको कंसेप्ट समझ में आए तो आप न्यूमेरिकल या कुछ भी है कर लो जाओगे, बट समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे हम स्टेबिलिटी में सबसे पहले रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया पढ़ते हैं, इससे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो देखिए रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया क्या है? रूट्स ऑर्बिट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इज द मैथमेटिकल टेस्ट दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्या ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैथमेटिकल टेस्ट होता है। मैथमेटिकल टेस्ट हम फाइंड करते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया, अब रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए? सबसे पहले देखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ये कंडीशन होना चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है स्टेबल, डेट ऑल द फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉलम जो है वो सेम साइन का होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बता दिया। देयर शुड नॉट हैविंग एनी मिसिंग टर्म, कोई मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। इफ़ द साइन चेंजेस देन अनस्टेबल, अगर एक भी साइन चेंज हुआ तो अनस्टेबल हो जाएगा। नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल लाइन इन द राइट साइड। देखिए जितने साइन चेंजेस होंगे यहाँ पे, ये मतलब गेट में क्वेश्चन, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, मतलब अगर कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम की हम सबसे पहले वो पोल और मतलब जीरोज निकालेंगे, पोल निकालेंगे। अगर पोल, जितने पोल अगर राइट हैंड साइड में बिलोंग करेगा उतना हमारा मतलब क्या है, जितना अगर साइन चेंज होगा, अगर एक साइन चेंज होगा तो एक हमारा पोल राइट हैंड साइड में हमारा बिलोंग करेगा। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया गेट में। तो देख सकते हैं ये यूनिट जो है, अब कंट्रोल के कोई यूनिट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ योर गेट एग्जामिनेशन। तो एक लाइन अब बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया के एप्लीकेशन क्या है। तो रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया कैन बी अप्लाई टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ सर्टेन पैरामीटर ऑफ द सिस्टम, लाइक इट इज यूजुअली फाइंड द रेंज ऑफ द ओपन लूप। मतलब
ये जो हमारा रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया होता है इसका एप्लीकेशन कि कोई भी हमारा सिस्टम होगा उसको ओपन लूप गेन हम फाइंड करते हैं, और क्लोज लूप फॉर क्लोज लूप सिस्टम मतलब ओपन लूप हम गेन फाइंड करते हैं पर क्लोज लूप सिस्टम विद द हेल्प ऑफ रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया। इसका सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन है, एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशन। देखिए रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया कुछ लिमिटेशन है, लाइक सबसे पहला जो लिमिटेशन इट्स वैल्यू ओनली इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज अलजेब्रिक। देखिए केवल और केवल जो हमारा रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया है इसको इंप्लीमेंट हम कब कर सकते हैं, जब हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम सेकंड पॉइंट को समझाएंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो अलजेब्रिक होगा। अगर अलजेब्रिक है तभी हम रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया लगाएंगे, अदरवाइज रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया इज नॉट वैलिड फॉर एनी अदर टाइप ऑफ मतलब इक्वेशन। If the coefficient of characteristic equation is complex or contain power of v then not, मतलब ये केवल और केवल रियल जो होंगे ना, मतलब रियल इक्वेशन उसके लिए हमारे रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। अगर इसमें कम्प्लेक्स टर्म आ गया तो ये हमारा स्टेबल मतलब ये इससे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसका लिमिटेशन है। इफ़ गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउ मेनी रूट्स लाइंग ऑन द RHS बट द वैल्यू ऑफ द रूट्स नॉट अवेलेबल, ये तो बता देगा कितने हमारे रूट्स जो हैं राइट हैंड साइड में, मतलब जितना साइन चेंज होगा ऑलरेडी मैंने बताया उतना हमारा राइट हैंड साइड में होंगे, लेकिन ये उसकी वैल्यू नहीं बता पाएगा। इट्स ऑल्सो कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट। रियल रूट्स कौन सा है, कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या है, ये इसके बीच में डिफरेंसेस नहीं बता पाता है, तो ये हमारा हुआ रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया की लिमिटेशन। अब आते हैं मेन जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप बिल्कुल अभी तक आप वीडियो नहीं भी देखे सीरियसली तो यहाँ से बिल्कुल आप अगर स्पीड में देख रहे हो तो स्पीड कम कर लो, क्योंकि यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दिया तो आगे आप कर लोगे। सबसे पहले देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, GF दिया हुआ है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s के पावर 4 20s³ प्लस 15s² प्लस 2s प्लस k। तो ये हमारा GF मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसका रेंज फाइंड करना है, k का रेंज फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे जो बड़ा टर्म होता है, जो सबसे ज़्यादा पावर होता है s के पावर 4, तो यहाँ पे s के पावर 4 लिखते हैं और अल्टरनेट वाइज देखिए s के पावर 4 के बाद हम आएंगे s के पावर स्क्वायर, s का स्क्वायर के बाद k आएंगे। तो ये एक लाइन बनाते हैं ऐसे, s के पावर 4 लिखते हैं। देखिए जैसे s के पावर 4 लिखा, उसके बाद इसका कोफिशिएंट 1 है 1 लिखा, फिर इसका कोफिशिएंट s स्क्वायर का हमारा 15 है, उसके बाद अल्टरनेट वाइज इसका 15 का k है, k लिखा। वैसे ही अब क्या करेंगे s³ लिखेंगे नीचे, s³ लिखने के बाद इसका कोफिशिएंट जो हो गया उसका छोड़ देंगे, उसके आगे 20 और 2s और जो नहीं है वो 0। इसके बाद ध्यान समझिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, एक बार मैं लिख के समझा देता हूँ। जैसा देखिए जब भी हमें रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया निकालना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर क्या है, इसके पावर 4, ठीक है। इसके पावर ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम अल्टरनेट वाइज चलेंगे। इसके पावर 4 के बाद क्या है, इसके पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखा हमने। फिर एक हमने अल्टरनेट क्या है 15 के बाद अल्टरनेट गए हमारा k आया, ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा हो। फिर अब नीचे हम s के पावर क्यूब लिखेंगे, s³ का हमारा कोफिशिएंट कितना है 20, उसके बाद हम अल्टरनेट चलेंगे, s का क्यूब कितना है हमारा 2, उसके बाद इसका कोफिशिएंट आगे नहीं है तो 0 लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ठीक है, और माइनस कर देंगे। देखिए जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 20 × 15 -2 जैसे मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स का, उसके बाद नीचे अब 20 लिखोगे, नीचे अब 20 तो कितना आ जाएगा, देखो आगे जब सॉल्व करोगे तो 149 आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे अब तो 149 आ जाएगा, जो 149 आएगा उसके नीचे लिखेंगे। वैसे ही सेम एज इट इज़ इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कितना हो जाएगा 2k, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे -0 और फिर डिवाइड कर देंगे। हम कितना डिवाइड कर देंगे 2 से, नीचे है ना 2 तो हमारा कितना आ जाएगा, ये k आ जाएगा, तो k हमने लिखा, ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमारा s² का वैल्यू हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, s4 हो गया, s³ हो गया, s² हो गया। अब एक और कमाएंगे s के पावर 1 और फिर से मल्टीप्लिकेशन सेम एज इट इज़ मैट्रिक्स में जैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। देखिए 149 का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई -20 और k अपॉन क्या हो जाएगा 149, यही आया ना 149। फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो दोनों 0 हैं। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k × 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 0, ये भी 0 हो जाएगा, और डिवाइड बाई k तो 0/0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसके नीचे 0 हमने लिखा। फिर सेम एज इट इज़ इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और फिर से देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करके मैं दिखा रहा हूँ। ये क्या है 298, एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर रहे हैं -20k, ठीक है, और फिर क्या है, फिर k है, ठीक है, फिर k है और माइनस कितना हो जाएगा -0 है ना, -0
और फिर से यही जो न्यूमरेटर है इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा के। तो यहाँ से ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब भी रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया लिखते हैं। फिर से एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सबसे ज़्यादा जो पावर होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद अल्टरनेट वाइज उसके कोफिशिएंट को लिखते हैं। कोफिशिएंट जो है पहला इसके पावर 4 का 1 है, फिर इसके पावर स्क्वायर का हम देखेंगे तो ये 15 आ गया, फिर इसके अल्टरनेट चलेंगे तो ये के आ गया। उसके बाद जब इसका 4 खत्म हो गया तो इसके पावर क्यूब पे आएंगे, इसके क्यूब में 20 है, फिर इसका अल्टरनेट चलेंगे तो 2 है, फिर इसका अल्टरनेट चलेंगे कोई नहीं है 0, ठीक है। जब इतना हम लिख लिए तो एस के पावर 4 और एस के पावर क्यूब तो हम देख के लिख लिए, लेकिन अब हमें एस के पावर स्क्वायर जो एस के पावर 3 के पावर एस स्क्वायर कोफिशिएंट लिखना है। इसके लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 149 आ गया। फिर सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा के आ जाएगा। फिर सेम एज इट इज़ देखिए अब एस के पावर स्क्वायर हो गया, फिर इसका पावर 1 निकालेंगे। इसका पावर 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पावर 1 निकालने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, फिर इसे डिवाइड कर देंगे हमारा की आ जाएगा। जब इतना आ गया तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा की भी रेंज निकालना है। की रेंज निकालने के लिए इसके पावर 1 जो ये वाला दिख रहा है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, ध्यान से रखिए, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आए उसको हम ग्रेटर देन 0 से हम इक्वेट कर देंगे। देखिए जब इसको ग्रेटर देन 0 से 289 माइनस 20 के है ना, माइनस 20 के अपान 149 ग्रेटर देन 0 से हम इक्वेट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, ध्यान से देखो, बचेगा हमारा कितना 289 माइनस 20 के और ग्रेटर देन 0। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा 289 ग्रेटर देन 20 के आ जाएगा। तो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो सेम एज इट इज़ हमने किया होगा, हमने किया है ना। फॉर स्टेबल सिस्टम हमने 289 अपन के का ग्रेटर देन 0 से इक्वेट किया है, जहाँ के ग्रेटर देन 0 है। के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 से बड़ा के की वैल्यू और 149 से छोटा आ जाएगा, तो ये मेरी के की रेंज हो जाएगी। ठीक है, आई होप मैंने इतना आपको समझाने में कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद सबसे बड़ा पावर लेते हैं, सबसे बड़ा पावर लेने के बाद अल्टरनेट वाइज कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन वैसे इस स्क्वायर हम सब लिखते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किस में है, उसको हम क्या करते हैं, इसको हम ग्रेटर देन 0 से इक्वेट कर देंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से जब हम इक्वेट करेंगे, देखिए जैसे हमने इक्वेट किया है, जैसे हम इक्वेट करेंगे तो हमारी के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और के की वैल्यू हमारी 14.9 आ गया। तो इस तरह से हम मतलब रेंज निकाल सकते हैं अपने, मतलब हमने बताया था ना कि हमारा रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया का क्या है एप्लीकेशन, वो मतलब वैल्यू फाइंड करता है, गेन फाइंड करता है हमारा ओपन लूप सिस्टम का। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, सेम एज इट इज़। देखिए सबसे पहले हम सिस्टम का क्या देखेंगे, इस देखिए सिस्टम है ना, सिस्टम थोड़ा जूम करके देखते हैं। सबसे पहला सफिशिएंट कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन हमने बताया, नेसेसरी कंडीशन बाद में आता है, पहले सफिशिएंट देख लेते हैं। तो इतना सफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है, नेसेसरी पहले देख लेते हैं, उसको सफिशिएंट भी देख लेंगे। सभी हमारे मिसिंग टर्म तो कोई नहीं है, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस सभी टर्म है, ठीक है, ये तो हमारा फॉलो हुआ। उसके बाद कोई साइन तो चेंज नहीं है ना, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है, ये भी ठीक है, तो हम ये स्टेबल हो गया। अब इतना जब सफिशिएंट हमने देख लिया, अब नेसेसरी कंडीशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम इसमें रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया लगाएंगे। रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया लगाने के लिए देखिए बाद में देखेंगे आंसर, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले एस क्यूब लिखेंगे। अब बताओ एस क्यूब लिखने के बाद इसका पावर कितना है 1, उसके बाद अल्टरनेट चलेंगे, ये क्या है 12, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लिखेंगे, इस स्क्वायर लिखने के लिए इसका कोफिशिएंट कितना है 5, यहाँ लिखेंगे। अल्टरनेट चलेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है के। अब क्या करेंगे, अब बताओ, इधर कुछ नहीं है, 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, इस के पावर 1 लिखेंगे। अब 5 इंटू 12 क्या है 60, माइनस कितना आ जाएगा के, डिवाइड बाई 5, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, इसके पावर 0 निकालेंगे। इसके पावर 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो ये मतलब की बच जाएगा, केवल के। अब हमने बताया जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो उसको हम लेते हैं, तो कितना है 60 माइनस के ग्रेटर देन 0 से इक्वेट कर देंगे, ग्रेटर देन 5। जब इक्वेट करेंगे तो के ग्रेटर देन 60 आ जाएगा। देखिए सेम एज इट इज़ किया गया होगा, हमारा के ग्रेटर देन कितना आ गया, ये आ गया ना, देखिए ऐसे ही किया है, जब के ग्रेटर देन 8 आ गया। देखिए वैसे हमने जैसे सेम बताया था मैं, देखिए लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट है, जो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बोला है कि हमारा जो फाइंड ऑफ रेंज को फाइंड करो जब हमारा रूट जो है लाई करे एस टू दी पावर एस इक्वल टू 1 पे।
जब ये बोल दिया है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा एस का टर्म है वो बोल रहा है ना एस -1 = 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर ऑल द रूट लाई इन द लेफ्ट ऑफ एस प्लेन एस = 1। तो लेफ्ट ऑफ एस प्लेन एस = 1 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एस है वहाँ एस -1 पुट करेंगे, एस -1 उसके बाद जब फाइंड करेंगे फाइनली तो हमारा ये आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन आपको समझाया, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। मैं कम ही क्वेश्चन को लेता हूँ लेकिन उसमें क्वेश्चन को लेता हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा बोला कि इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस -1 पुट करेंगे, फिर से सेम एज इट इज़ हम रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया लगाएंगे, s³ s² s सभी कोफिशिएंट है। पहला तो हमारा सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, उसके बाद फिर नेसेसरी कंडीशन के लिए सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, s³ लिखेंगे, उसके बाद अल्टरनेट वाइज 1 5, ठीक है, उसके बाद s² लिखेंगे, s² कोफिशिएंट 2 है, फिर k - 8 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेम जैसे मैंने बताया था। देखिए यहाँ फिर बताता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 10 हो गया, माइनस k - 8 हो गया, डिवाइड बाई 2। तो इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, फिर डिवाइड करोगे तो k - 8 आएगा, तो इसका पावर 0। उसके बाद हम ऊपर देखते हैं जो हमारा ये वाला होता है, इसको हम इक्वेट करते हैं, जब इसको ग्रेटर देन, मतलब ये जो कोफिशिएंट ये है वैल्यू, इसको ग्रेटर देन 0 से हम इक्वेट करेंगे। जब इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेट करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू ग्रेटर देन 8 आ जाएगी, यही हमें फाइंड करना था। एंड देन हम मतलब k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, k की वैल्यू जो है ग्रेटर देन, k की वैल्यू जो होगा 8 ग्रेटर देन k और ग्रेटर देन 18 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ k ग्रेटर देन 18 आ गया। कैसे आया ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए, आई एम श्योर आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, नाउ फर्दर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हमारे पास सिस्टम में जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ, देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन फिर से बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर वीडियो की स्पीड आप बढ़ा कर रखें तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर ध्यान से देखना है तो वीडियो का स्पीड आप घटाओ और ध्यान से देखो, भले एक ही लेक्चर देखो लेकिन पूरा आपको देख समझ में आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देना है और हमारा सबसे पहले नंबर ऑफ रूट हमें फाइंड करना है, कितने लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रूट मतलब लाइक कर रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ रूट इन राइट हैंड साइड में कितने लाइक कर रहे हैं। उसके बाद नीचे जो हमारा नंबर ऑफ रूट इन इमेजिनरी, तो इसमें देखिए अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पुल निकालना, राइट हैंड साइड में पुल निकालना, फिर से इमेजिनरी कितने रूट हैं, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि हमारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया होता है सबसे पहले उसमें चेक करते हैं सभी है कि नहीं। देखिए इसका पावर 4 के बाद इसका पावर 3 गायब है, मिसिंग है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे कि सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली देखिए जैसे हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हमारा इसका पावर क्यूब है ही नहीं तो ये अनस्टेबल हो गया। तो इसको हम इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड में कितने लूप, मतलब इसमें स्टेबिलिटी नहीं हमें फाइंड करनी है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने पोल है, इमेजिनरी एक्सिस में कितने पोल है, पोल फाइंड करना है। इसके लिए पोल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया का हेल्प लेंगे। तो रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया सबसे पहले आप जानते हो अल्टरनेट वाइज लिखते हैं, इसके पावर 4, इसके पावर 4 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसका पावर क्यूब है ही नहीं, वो 0 है, फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों हमारे 0 हैं, इसका क्यूब हमारा 0 हो जाएगा ना, देखो एस क्यूब हमारे यहाँ पे है ही नहीं, देखो एस क्यूब हमारा इसका कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0 मान लेंगे, एस स्क्वायर भी नहीं, एस स्क्वायर नहीं, इसका पावर 1 भी नहीं है तो 0 मान लेंगे। जब ऐसा कंडीशन आएगा, देखिए ऐसा कंडीशन जब भी आएगा तो हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पावर 4, देखिए एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इसका पावर 4 है, इसका हम डिफरेंशिएशन अब करेंगे, देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2s के पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये किसका है, देखिए केवल और केवल इसको लेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2s के पावर 4, ये इसका पावर s का स्क्वायर कोफिशिएंट था ना, तो हमारा 4s का स्क्वायर कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे +1, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ s, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 8s³ + 8s, अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे। जितना भी वैल्यू आएगा देखिए इसका अगर मतलब यहाँ पे करोगे आगे डेरिवेट मतलब इसको करोगे सॉल्व, तो एस कॉमन करोगे तो s² + 1, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 1 आएगी, तो ये 1 1 यहाँ पुट करोगे, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी
जो भी वैल्यू हमारी एस की आएगी जो वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, जो हम 0 0 माने थे। तो हमारी एस की वैल्यू कितना आ रही है 1 1, तो 1 1 यहाँ पुट करेंगे, सेम एज इट इज, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, फिर डिवाइड बाई 2, मैं तो डिवाइड बाई 1। देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ, अब उतना मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी तक आपको समझ में आ। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 4, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, लेकिन -2 करेंगे, फिर 1, तो 2 मतलब 4 - 2 हमारा 2 आया, तो हमारा 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। वैसे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। वैसे ही देखिए जब इसका निकालेंगे तो ये जो हमारा कॉलम है, कॉलम के सभी जो मतलब कोफिशिएंट वो पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो यहाँ पे हम सिस्टम को स्टेबल बोलेंगे। इसका कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आ रहा है, तो इसलिए सिस्टम यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को यहाँ पे स्टेबल बोलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है नो साइन चेंज, बट एस क्यू हमारा है ही नहीं, इसका टर्म है ही नहीं, मिसिंग टर्म है, इसलिए हम सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल बोलेंगे, नंबर ऑफ रूट लोकस लेफ्ट हैंड साइड में 2, हमारे कितने हमारे फाइंड हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही केवल और केवल हमें मतलब जो है रूट मिल रहे हैं। द नंबर ऑफ रूट राइट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कब होगा, जब हमारा साइन चेंज होगा, साइन चेंज ही नहीं हुआ तो हमारा 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ रूट ऑन इमेजिनरी एक्सेस पे कितने हैं, 2 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे जब आप निकालोगे इसका कोफिशिएंट तो एस कॉमन लोगे तो एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से इक्वेट करोगे तो एक एस की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक एस की वैल्यू ±1 आ जाएगी। तो ये यहाँ से 2 आया ना प्लस माइनस, तो ये हमारा 2 जो है इमेजिनरी एक्सेस पे होगा, ठीक है। आई होप यहाँ सबको समझ में आया हो कैसे हमने किया। उसके बाद फिर से करते हैं एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम नया रूट लोकस पर हम चलेंगे, ठीक है। तो डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, जो हमारा दिया हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सबसे पहला जो सफिशिएंट कंडीशन होता है, हम सभी पावर चेक करते हैं, इसका पावर 4 मतलब 5 4 3 2, फिर से यहाँ पे 1 है फिर 0 है, तो ये हमारा पहला तो फॉलो किया। सभी इसके मतलब कोफिशिएंट देखेंगे, सभी कोफिशिएंट में प्लस 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 हैं, तो ये हमारा ये भी फॉलो किया। उसके बाद हम रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया लगाएंगे। रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया लगाने के लिए सबसे पहले पावर देखेंगे, सबसे पावर हमारा ज़्यादा क्या, एस का पावर 5 है, इसका पावर 5 का अल्टरनेट लिखेंगे, तो 1 के बाद हमने 2 लिखा, 2 के बाद 11, उसके बाद फिर इसके पावर 4, यहाँ पर अल्टरनेट लिखेंगे 1 to 10, फिर इसके पावर हम क्यूब लिखेंगे। इस क्यूब लिखने के लिए फिर से हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर 0 1 आ गया। फिर आगे इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, जब सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, ये हम मतलब यहाँ पे जहाँ 0 आया था वहाँ हम जीटा पुट करेंगे। देखिए जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सभी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि हम सिमिलर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो जितना भी मतलब चीज़ें हम करा रहे हैं प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। सभी मतलब 1 घंटे में ही आपका पूरा जो टॉपिक है उसको रिवीजन करा के मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं मतलब सेलेक्ट करके ही क्वेश्चन लेता हूँ, तो कोई क्वेश्चन को छोड़िए मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जहाँ 0 आ रहा है वहाँ हम जीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल मान लेंगे, ठीक है, और वहाँ हम जीटा पुट कर लेंगे। जीटा पुट करने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैसे ही सब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पूरा लास्ट तक हम ले जाएंगे जैसे हम ले जा रहे थे। अब नहीं बताएंगे, उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ फिर से हम जीटा की वैल्यू निकालने के लिए ग्रेटर देन 0 से इक्वेट करेंगे। जब ग्रेटर देन 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा जीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब हम निकालेंगे तो यहाँ हमारा 2 साइन चेंज होगा, मतलब यहाँ पे जब निकालेंगे तो हमारा 2 साइन चेंजेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे 2 साइन चेंज होगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से यहाँ जाएंगे कोई साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ जाएंगे कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ जाएंगे एक साइन चेंज, ठीक है, एक साइन चेंज, यहाँ से यहाँ जाएंगे एक साइन चेंज और यहाँ पे 2 साइन चेंज हो गया है ना। यहाँ पे एक साइन चेंज हुआ, यहाँ पे एक साइन चेंज हुआ, तो 2 साइन चेंज हुआ, तो इट्स मीन्स हमारा ध्यान से देखिए यहाँ पे जितने साइन चेंज होगा, हमने ऑलरेडी बताया था, जितने साइन चेंज होगा उतने हमारे मतलब हमारे जो रूट होंगे वो राइट हैंड साइड में हमारे लाइक करेंगे। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ध्यान से कि 2 साइन चेंज हो रहे हैं, इसलिए रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया से पता चला कि सिस्टम अनस्टेबल है। जैसे मैंने बताया कि जब सबसे पहले हम पहला कॉलम देखते हैं, पहले कॉलम में 2 साइन चेंज हो रहा है, इसलिए 2 रूट जो हैं वो राइट हैंड साइड में हमारे लाइक करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। तो यहाँ से ये पूरा कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया, मतलब स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, जितने साइन चेंज होंगे उतने हमारे रूट जो हैं, मतलब सभी जितने टाइप के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में बन सकते हैं उतना हमने क्वेश्चन बता दिया। अब हम चलते हैं पूरा डिफरेंट टॉपिक यहाँ से आ जाता है आपका रूट लोकस। रूट लोकस क्या होता है, रूट लोकस भी हम स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए फाइंड करते हैं। इसमें हम कम्प्लेक्स टर्म भी मतलब आता है, ये जो है मतलब रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया डिफरेंट है। रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया से केवल और केवल हम जो सिस्टम में अलजेब्रिक जो सिस्टम होता है उसका स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें हम अलजेब्रिक नहीं, इसमें किसी टाइप का भी मतलब
जो हमारा क्या कह सकते हैं जो कम्प्लेक्स टर्म भी होता है उसके भी हम निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट लोकस पढ़ने से पहले कुछ नेसेसरी मतलब टर्म्स होते हैं उसको बहुत ही ध्यान से हमें समझना होगा। रूट लोकस क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम ये भी फाइंड करता है। सबसे पहले इसमें क्या आता है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स को हम थीटा क्यू से हम डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री 2q + 1 p - z, जहाँ यहाँ पे p जो है नंबर ऑफ पोल है, नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, p जो है नंबर ऑफ पोल है और z जो है नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, ठीक है। और आगे हम मतलब जितने हमारे p - z - 1 हम निकालेंगे, जितने आएंगे उतना हम q की वैल्यू मानेंगे। अगर 2 आया तो 0 1 2, अगर 3 आया तो 0 1 2 3, जहाँ तक हमारी q की वैल्यू आएगी वहाँ तक हम मतलब इसमें फाइंड करेंगे, एंगल निकालते हैं। अभी जब स्टेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। तो प्लीज़ कीप पेशेंस एंड वॉच दिस वीडियो। आई एम श्योर, आई एम गिविंग यू जस्ट अ काइंड ऑफ गारंटी कि अगर वीडियो को आप देख सकते हो, देख लोगे लास्ट तक तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाओगे और सोचोगे कि कठिन है, तो कठिन नहीं है, बहुत ही सरल वे में, मीन्स वेरी सिंपली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले जितना बोल रहा हूँ उतना देखो। सबसे पहले अभी हमने रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया आपको समझाया। अब जो है न्यू टॉपिक मतलब आ गया यहाँ से रूट लोकस। तो रूट लोकस भी स्टेबिलिटी हम फाइंड करने के लिए मतलब ये यूज़ करते हैं, और इसको जब भी हम पढ़ते हैं इससे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको हम याद करते हैं। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है 180 डिग्री 2q + 1 और p - z होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल लेते हैं उसके बाद हम एंगल ऑफ सेंट्रॉइड्स निकालते हैं। सेंट्रॉइड्स क्या होता है, सेंट्रॉइड्स निकालने के लिए सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सेंट्रॉइड क्या होता है, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस सम ऑफ मतलब ये रियल पार्ट ऑफ जीरो। जितने हमारे मतलब जो सिस्टम है उसके पोल्स आ रहे हैं उतने हमारे जीरोज़ के मतलब सम से डिवाइड मतलब माइनस करेंगे, एंड देन हम डिनोमिनेटर में p - z नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सेंट्रॉइड्स आ जाएगा। तो अभी हम आपको समझा रहे हैं, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रूट लोकस। रूट लोकस इज़ द पोल मतलब प्लॉट, मतलब ये प्लॉट करते हैं लोकाई, इसके जो लोकस होते हैं कम्प्लीमेंट्री इक्वेशन बनाते हैं। व्हेन वन और मोर पैरामीटर ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज वैरिड, मोस्टली ओनली वेरिएबल मतलब जो होता है गेन फाइंड करते हैं, और नेगेटिव मतलब यहाँ पे लिखा है नेगेटिव वैल्यू ऑफ के मोर हैंस द मतलब इसका जो मतलब हम स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं 0 से इन्फिनाइट तक की हमारा वैल्यू करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया जो होता है केवल और केवल अलजेब्रिक सिस्टम के लिए हमारा जो होता है वो हमारा मतलब हम यूज करते हैं। लेकिन रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया इट्स गिव द कंप्लीट और डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। जो हमारा ये रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया का मतलब आता है, जो रूट लोकस आता है, रूट लोकस में जो हमारा होता है, ध्यान से देखिए, जो रूट लोकस हम फाइंड करते हैं, रूट लोकस जो होता है गिव द कंप्लीट डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। ये जो होता है कंप्लीटली हमारे डायनेमिक रिस्पॉन्स मतलब सिस्टम का हमारा बताता है। इट्स प्रोवाइड द मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ रूट ऑफ मतलब वेरिएशन। तो रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया से बहुत ही बेटर है हमारा रूट लोकस, जस्ट बिकॉज इट्स गिव द कंप्लीट एंड डायनेमिक हमारा रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम देता है। और स्टेबिलिटी हम जो होता है पूरा मेजर कर लेते हैं, वेरिएशन कितना हो रहा है ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा रूट लोकस हुआ। अब रूट लोकस के भी कुछ रूल्स होते हैं, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो रूट लोकस होता है इट्स सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस, मतलब इसका जो रूट्स आते हैं वो सिमेट्रिक होने चाहिए रियल एक्सिस के। ईच ब्रांच ऑफ द रूट लोकस ओरिजिनेट फ्रॉम द, बहुत ध्यान से देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच ब्रांच ऑफ रूट लोकस ओरिजिनेट फ्रॉम ओपन लूप पोल एंड टर्मिनेट टू ओपन लूप जीरो। बहुत ध्यान से देखिए, कोई भी हमारा जब हम मतलब ये ड्रा करते हैं इसका रूट लोकाई, तो हमारा जो मतलब ईच ब्रांच रूट लोकस ओरिजिनेट फ्रॉम द ओपन लूप पोल, मतलब पोल से, पोल को हम डिनोट करते हैं क्रॉस से, इतना तो जानते होंगे, जीरोस को हम सर्किल से डिनोट करते हैं। जब भी हम मतलब रूट लोकस ड्रा करते हैं तो जो हमारा रूट लोकस ओरिजिनेट होगा हमारा पोल्स होगा जीरो में टर्मिनेट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा जीरो में जाकर टर्मिनेट होगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ड्रा करते हैं रूट लोकस तो ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा पोल होगा, पोल से ओरिजिनेट होगा और जीरो में जाके हमारा मतलब इंटर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि ईच ब्रांच ऑफ रूट लोकस ओरिजिनेट फ्रॉम ओपन लूप पोल एंड जो होगा ये जो ओपन लूप पोल से ओरिजिनेट होगा एंड टर्मिनेट एट द ओपन लूप जीरो, ठीक है। और ये मतलब टर्मिनेट कहीं भी होगा, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर पोल है तो यहाँ से हमारा ओरिजिनेट होगा और जीरो इन्फिनिटी पे भी होगा तो ये जाके यहाँ पे हमारा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के भी सिलेबस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट हम चलते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस टर्मिनेट ऑन द इन्फिनिटी और जहाँ की इक्वल टू p माइनस जेड। आगे लिखा है पोल ऑफ रियल एक्सिस लाई ऑन द रूट लोकस इफ द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल एंड जीरोस ऑन रियल एक्सिस राइट हैंड मतलब साइड ऑड होगा। तो ये सब चीज़ें जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मतलब फिर से एक बार बताते हैं कि एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने के लिए एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होता है। p माइनस जेड ब्रांच अप्रोच द इन्फिनिटी अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स क्या होता है, मतलब ये आपको समझ में आएगा कि जब भी हम एसिम्पटोट्स निकालते हैं तो ब्रांचेज जो होगा इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो समझ में आएगा। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स अगर एक नंबर पूछता है तो ये डिफिनेशन दे सकते हो और ये फार्मूला दे सकते हो कि 2q प्लस 1 180 डिग्री p माइनस जेड, वहाँ q इक्वल टू 1 2 मतलब 1 2 0 जहाँ तक भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट्स विच रियल एक्सिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ भी हुआ एसिम्पटोट्स का उसे हम क्या कहते हैं, हमारा सेंट्रॉइड्स होता है। सेंट्रॉइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ पोल रियल पार्ट ऑफ जीरोस का सम करते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं, नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, तो हमारा सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है, ब्रेक पॉइंट इज द ब्रेक अवे पॉइंट्स ऑफ द रूट लोकस डिटरमाइन फ्रॉम द रूट लोकल इक्वेशन। इसको जब भी हम ब्रेक पॉइंट निकालते हैं तो जो हमारा गेन होता है, गेन को हम मतलब डेरिवेट करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारी एस की वैल्यू आती है, वही हमारा ब्रेक पॉइंट होता है। उसके बाद एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, देखिए एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। तो प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स कीप पैसेंस। तो बस पैसेंस रखिए, आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। तो एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द ओपन लूप पोल इज गिवन बाय वेयर द जो फाई होता है, मतलब हम फाई से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर फाई डी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस हमारा फाई होगा, मतलब ये थीटा, यहाँ पर थीटा है ना, ये थीटा डी मतलब एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर जो होगा यहाँ पर लिखा है नेट एंगल कंट्रीब्यूट एट द जीरोस फॉर ऑल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये जीरो के लिए होता है। तो अभी नहीं समझ में आएगा, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी पिछले साल स्टूडेंट था, बस मैं अभी डिफिनेशन बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है, एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है, एंगल ऑफ अराइवल क्या है, ये हम निकालते हैं ओपन लूप मतलब पोल एंड जीरोस कंट्रीब्यूट टू, और ये मतलब थीटा हमारा एंगल ऑफ अराइवल ए से हम डिनोट करते हैं 180 डिग्री माइनस 5 होता है। याद रखो जब भी हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर आएगा तो 180 डिग्री प्लस 5 होगा और जब भी एंगल ऑफ अराइवल मतलब आएगा तो माइनस होगा। देखिए ये केवल और केवल जब कम्प्लेक्स टर्म आते हैं हमारे पोल में तब ये फाइंड करने होते हैं, मतलब पोल या जीरो में, तब एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल। इससे पहले में एंगल ऑफ अराइवल एंगल ऑफ जो मतलब डिपार्चर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो प्लीज़ पैसेंस रखिए, जैसे ही अभी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे आ ही गया, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रूट लोकस ब्रांच विद द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ के डिटरमाइन यूजिंग रूट लोकस, मतलब इसमें रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया का भी यूज़ करेंगे। जब रूट लोकस फाइंड करते हैं तो रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया का भी यूज़ करेंगे, देन हम सिस्टम के सभी काइंड ऑफ पैरामीटर को हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा ओपन लूप सिस्टम दिया हुआ है, ये हमारा मतलब ये सिस्टम का इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ से ओपन लूप सिस्टम निकालने के लिए इस देखिए हमारा कितने यहाँ पे पोल हैं, पोल कितने हैं, पोल हमारे एक भी नहीं है, तो हमारे नहीं सॉरी जीरोज हमारे एक भी नहीं है, जीरो हमारा जीरो हो गया। पोल कितने हैं, पोल निकालेंगे तो एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू -1, एस इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा हमारा जो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसके हमारे जो सबसे पहले ओपन लूप पोल कितने, 3 ओपन लूप पोल हैं, तो पोल इक्वल टू 3, जीरो इक्वल टू 3। अब पोल माइनस 0 निकालेंगे, p माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोल माइनस 0 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालेंगे। अब एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने के लिए p माइनस जेड हमारा कितना आया, 3 आया, तो ये हमारा q इक्वल टू कितना लेंगे, हमने बताया था p माइनस जेड जितना आएगा उतना हम लेंगे, तो 0 1 2 3 यहाँ तक हम q की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए q की वैल्यू निकालते हैं। q की वैल्यू निकालने के लिए एंगल ऑफ फंक्शन मतलब एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला है 2q प्लस 180 डिग्री और फिर से क्या है p माइनस जेड। ठीक है, p माइनस जेड है। ठीक है, तो 2q प्लस 1, 2q पहले 0 रखेंगे q की जगह पे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, उसके बाद ये p माइनस जेड हमारा 3 माइनस 0 3 माइनस 0 सब जगह इतना आ रहा।
तो सबसे पहला हम थीटा इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे हमारा 60 डिग्री, थीटा 1 के लिए निकालेंगे 180 डिग्री, थीटा 2 के लिए निकालेंगे 300 डिग्री। आई होप यहाँ समझ में आया हो। एंगल अब हम क्या निकाल रहे हैं, एसिम्प्टोट्स। इसके लिए हम क्यू की जगह पे केवल 0 रख रहे हैं। एक बार थीटा 0 निकाल रहे हैं, थीटा 1 निकाल रहे हैं, जब 1 रख रहे हैं, थीटा 2 निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालें। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारे कितना है, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 300 डिग्री। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। अब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालेंगे, सेंट्रॉइड्स ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालेंगे। सेंट्रॉइड्स निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा से डिनोट करते हैं सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस सम ऑफ मतलब रियल पार्ट ऑफ जीरोस माइनस पी माइनस जेड। ये करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फाइनली आंसर माइनस में 1.33। तो ये हमारा सेंट्रॉइड्स हुआ। ठीक है, हमने सेंट्रॉइड्स निकाला। जब सेंट्रॉइड्स निकाल लिया, एसिम्प्टोट्स निकाल लिया, उसके बाद हम ब्रेक पॉइंट निकालेंगे। ब्रेक पॉइंट ओपन लूप जो है एस इक्वल टू 0 से इक्वल टू 0 -1 एग्जिस्ट ब्रेक पॉइंट हम निकाल लिए। ठीक है, जब ब्रेक पॉइंट निकालिए फिर से हमारा जो मतलब ये सिस्टम दिया उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हमारा इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच एफ एस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जी ऑफ एस एच एफ एस दिया 1 प्लस कर लेंगे, तो 1 प्लस के एस प्लस 1। तो ये हमारा देखिए ध्यान से, अभी आपको सच में समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था। जब आप इससे रिलेटेड जब कीट के क्वेश्चन लगा लोगे ना तो समझ में आने लगता है। लेकिन देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए। 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस को हम क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। याद रखो, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले जी ऑफ एस एच ऑफ एस हमारा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस के एस प्लस 1 एस प्लस 2 लिखेंगे। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो वही हमारा के बस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा गया, केवल और केवल हमारा के जो है प्लस हो गया है ना। फिर से मुझे एडिट करना पड़ेगा, ठीक है, नो वे। तो यहाँ से हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकला हमने बताया। फिर के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू हमने निकाला इतना आया। फिर हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था कि डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ से हमारा एस की वैल्यू जो आया, एक माइनस में आया इतना, एक इतना आया और एक इतना आया, इतना आया। अब एज अ ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब हमने लिया है वो जो 0 और -1 के बीच में होना चाहिए, इसलिए हम केवल और केवल 0 और -1 के बीच में होना चाहिए, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो केवल और केवल ये भी हमारा वैलिड नहीं है, 0 से मतलब निगेटिव हो रहा है। केवल और केवल हमारा वैलिड कौन सा हो जाएगा, 0.42 हो जाएगा माइनस, ये 0-1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसका वैल्यू भी फाइंड हो गया। उसके बाद हम इंटरसेक्शन ऑफ जी ओमेगा एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ जी ओमेगा एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है जैसे है वैसा ही रहेगा। उसके बाद फिर से हम रूट जरूरत क्राइटेरिया निकालेंगे, जैसे हम रूट जरूरत क्राइटेरिया निकालेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से के की वैल्यू निकालेंगे। तो के की वैल्यू हमारे 12 आ गई। अब क्या करेंगे, जो के की वैल्यू आई एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। देखिए एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमने बताया था कि जो इसका ये 4 स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा इसका 1 कोएफिशिएंट है। यहाँ से हमने एक्सिलरी इक्वेशन लिखा। एक्सिलरी इक्वेशन से फिर से हमने जे की वैल्यू प्लस में निकाला, एस की वैल्यू जे 1.73। तो ये हमने निकाला एक्सिलरी इक्वेशन से। देन हम क्या करेंगे, अब सब कुछ हमने निकाल लिया। अब हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व, मतलब ये कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे जितने पोल आए थे, जितने जीरो आए उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेंट्रॉइड्स आया था, देखिए सेंट्रॉइड्स -1 आया होगा। ठीक है, ये -1 यहाँ पे देखिए, सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारा 1 मिनट, हाँ देखिए सेंट्रॉइड्स यहाँ पे चलेंगे, बहुत दिक्कत हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है टू मेक यू क्लियर। ठीक है, तो इफ़ आई हैव अ स्मार्ट बोर्ड देन वहाँ पे समझाने में थोड़ा आसानी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, कोई नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम सेंट्रॉइड देखेंगे, सेंट्रॉइड की वैल्यू हमारी कितना आ रही है, माइनस में इतना आ रही है ना सेंट्रॉइड। सबसे पहले हम सेंट्रॉइड देख लिए, सेंट्रॉइड हमारी इतना आई। उसके बाद हम एंगल देखेंगे, एंगल हमारा कितना आता है, एक 60 डिग्री, एक 180 और एक -300। ठीक है, तो यहाँ सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे ध्यान से। यहाँ पे आई होप, मुझे नहीं लगता कि यहाँ मैं समझा पाऊँगा आपको, क्योंकि उस चीज़ का रिसोर्सेज नहीं है। अगर एक एक चीज़ में बना के सिखाता ना कि ये कैसे आ रहा है, तब आपको बहुत समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिए हमने जितने पोल हैं, जितने जीरो नोट करेंगे, एस बराबर 0 एक यहाँ पे पोल आया था, फिर एस बराबर 1 एक पोल आया था, ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया है ना, ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया माइनस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया था कि हमारा सब कुछ वैल्यू निकालना, हमने ये भी निकाला था इसकी वैल्यू, ये मतलब आया था ना क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टर्म में, तो यहाँ आया था। उसके बाद हम क्या करेंगे,
जो हमारा एंगल आया था, सबसे पहले एक एंगल हमारा 60 डिग्री आया था। ऑलरेडी मैंने बताया था कि सिमेट्री लेते हैं कि हमारा नेगेटिव एक्सिस में सिमेट्री लिया, ठीक है, 60 डिग्री। उसके बाद ऑलरेडी मैंने बताया था कि बहुत ध्यान से देखना होगा, हमारा पोल से जो हमारा सिस्टम होता है मतलब ओरिजिनेट होता है और हमारा टर्मिनेट का होता है 0 पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पोल यहाँ पे है, पोल यहाँ पे है। यहाँ से जब हमारा सिस्टम का आगे हम कैरेक्टरिस्ट मतलब इसका इक्वेशन मतलब जब रूट लोकस ड्रा करेंगे, ये हमारा ऐसे जाएगा, इधर से इधर आएगा, लेकिन ये 0 जो है इन्फिनाइट की तरह चला जाएगा, ये इन्फिनाइट की तरह, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनाइट की तरह अप्रोच करेगा। ये हमारा कहाँ जाएगा, ये इन्फिनाइट की तरह अप्रोच करेगा। इधर भी हमारा इन्फिनाइट की तरह अप्रोच कर पोल से निकलेगा और 0 को देखिए हमारा पोल जो है केवल और केवल हमारे कितने पोल हैं, 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो यहाँ से लिख लेगा ऐसे जाएगा, यहाँ से लिख लेगा ऐसे जाएगा। आई नो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कहाँ रूट लोकस ड्रा होता है, केवल और केवल ऑड टर्म में। जब निगेटिव से देखते हैं तो देखिए पहला ये ऑड है तो यहाँ पे हमारा रूट लोकस ड्रा होगा, लेकिन इवन आ गया यहाँ पे, देखिए दूसरा टर्म आ गया ना, तो इवन पे हमारा नहीं बनेगा, फिर ऑड पे बनेगा। तो हमने निकाला था पहला जो है 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री बनाया, यहाँ 60 डिग्री, फिर यहाँ से हम ले गए 60 डिग्री पे, ऐसे हम ले गए। एक तो हमारा ऐसे बन गया, एक हमारा इसका सिमेट्री ऐसे बन गया, और तीसरा जो है हमारा जो रूट लोकस बनेगा ये इस तरफ बनेगा। इसको हम मतलब ये हमारा पोल है, पोल से कहाँ जा रहा है, इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट, ठीक है। हमारा तीसरा बन गया। तो इस तरह से हम सभी चीज़ निकालें, उसके बाद इसको ऐड ऑन कर लेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, सेम एज इट इज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इसमें हमारा एक ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब ये क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है, इसमें हमारा ये सब कुछ दिया हुआ है। जैसे हमने निकाला था, सबसे पहले पोल निकालेंगे, 0 निकालेंगे, तो यहाँ पर पोल और 0 निकालेंगे तो यहाँ पर कम्प्लेक्स टर्म आ जाएगा। जब ये कम्प्लेक्स टर्म किस में आ रहा है, पोल में कम्प्लेक्स टर्म आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ओपन लूप हमारा पोल दिया हुआ है, हमारा ये 4 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ हमारे पोल कितने आ जाएंगे, देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे तो पोल कितना आ जाएंगे, एक यहाँ पोल, एक यहाँ पोल। यहाँ से हमारे 2 कम्प्लेक्स टर्म में आया, तो यहाँ पे हमारे 4 पोल हो जाएंगे। 0 एक भी नहीं है, तो हमारा 0 एक भी नहीं है। फिर p माइनस जेड निकालेंगे, हमारा n बराबर क्या होता है, p माइनस जेड। तो यहाँ पे फिर से p माइनस जेड निकालेंगे तो हमारे 4 आ जाएंगे। जैसे मैंने बताया था वैसे आप करोगे आराम से, हमारा p माइनस जेड 4 आ जाएगा। फिर से एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स जैसे मैंने बताया था बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ पे हमारे एसिम्पटोट्स होंगे, यहाँ पे भी हमारे कितने आ जाएंगे, 3 एसिम्पटोट्स आ जाएंगे। फिर से q इक्वल टू 0 में 4 आ जाएंगे। तो थीटा 0 पे हम निकालेंगे, थीटा 1 पे 135 डिग्री, 2 225 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे 4 एसिम्पटोट्स आ रहे हैं ना, क्योंकि p की वैल्यू मेरे कितने आ रही है, p माइनस जेड इक्वल टू 4 आ रहा है। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4। तो यहाँ हमने एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकाला। उसके बाद हम सेंट्रॉइड्स निकालेंगे। सेंट्रॉइड्स निकालने के लिए जो फार्मूला है, फार्मूला पे सम ऑफ रियल पोल माइनस सम ऑफ मतलब रियल जो हमारे पार्ट्स ऑफ 0 हैं उसको ऐड ऑन करेंगे। फिर हम मतलब इसको इक्वेट करेंगे तो हमारी जो सेंट्रॉइड इतनी आ जाएगी। सेंट्रॉइड आ गई। सेंट्रॉइड आने के बाद फिर एज इट इज़ जितना जैसे हमने बताया था वैसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद इसको हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद इसकी मतलब यहाँ से एस की वैल्यू निकालेंगे। जब एस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी एस की वैल्यू मतलब ये एक वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, फिर हम मतलब आपको जैसे बताया था रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया से के की वैल्यू निकालेंगे। ओपन लूप गेन जो इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया लगाएंगे। रूट ऑर्बिट क्राइटेरिया से के की वैल्यू लाएंगे, हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो एक्सिलरी इक्वेशन है, एक्सिलरी इक्वेशन यू नो कि हम एस के पावर जो हमारा स्क्वायर होता है वहाँ से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 8s² प्लस के, यहाँ से हमने एक्सिलरी इक्वेशन से क्या निकाला, एस का वैल्यू निकाला, प्लस माइनस जे आया, ठीक है। जब आ गया तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमने बताया जब भी कम्प्लेक्स टर्म आता है तो एंगल ऑफ डिपार्चर निकालते हैं। एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस जो थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब भी हम निकालेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने के लिए, एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम जो भी हमारा जितने थीटा आए थे, थीटा इक्वल टू जितना भी आया था, इसको यहाँ पर ड्रा करने के बाद मतलब ये समझाना बहुत ही दिक्कत हो जा रहा है समझाने में, क्योंकि एक बार ऊपर जाएंगे एक बार नीचे जाएंगे। एनीवे हम जितना भी हमारा थीटा आया था सबको लोकेट करने के बाद हम मतलब जो भी हमारा थीटा आया था लोकेट करने के बाद एंगल ऑफ जो हमारा डिपार्चर होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर कम्प्लेक्स पोल के लिए याद रखना कि एंगल ऑफ डिपार्चर जो आएगा कम्प्लेक्स पोल के लिए आएगा और कम्प्लेक्स 0 के लिए एंगल ऑफ अराइवल आएगा, एंगल ऑफ अराइवल। तो यहाँ से जो भी हमारा एंगल बनता है देखिए 180 डिग्री माइनस, सबसे पहले हम एंगल निकालते हैं। एंगल हमने ड्रा किया, ठीक है। यहाँ पे एंगल निकालेंगे, यहाँ पे एंगल निकालेंगे, ये मतलब दोनों ही सिमेट्री हो जाएंगे। एंगल निकालेंगे और उसके बाद हम ड्रा कर देंगे। एंड देन अगर ये इतना हमने एंगल ऑफ अराइवल निकालने के बाद जो भी वैल्यू आई थी जैसे मैंने आपको बताया पिछले मतलब अभी जस्ट क्वेश्चन में, वैसे ही सबसे पहले हमारा सेंट्रॉइड आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे सेंट्रॉइड आ जाएगा, फिर से ये सब एंगल ऑफ अराइवल हो जाएंगे।
क्योंकि कम्प्लेक्स मतलब ये एंगल ऑफ डिपार्चर हो जाएगा, सॉरी एंगल ऑफ डिपार्चर निकाल रहा है ना, एंगल ऑफ डिपार्चर किस लिए आता है, कम्प्लेक्स पोल के लिए, याद रखना। अगर कम्प्लेक्स 0 हो जाएगा तो कहाँ एंगल ऑफ हमारा अराइवल आएगा। तो यहाँ से हमने निकाला दोनों वैल्यू, और उसके बाद जितने वैल्यू आए थे सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो भी सेंट्रॉइड्स है, एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर है, हमारा कम्प्लेक्स टर्म है, सब कुछ लगाते हुए हम क्या करेंगे, हमारा देखो यहाँ पे पोल है ना, फिर यहाँ पे पोल है, पोल से हमारा लिख लेगा, और ये मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में ये ऐसे चला जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल ऑफ अराइवल डिपार्चर दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा एंगल से डिपार्चर करेगा जितना दिया हुआ है, और तब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर एज इट इज़ यहाँ से ये लिख लेगा, डिपार्चर करेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये, जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाता है समझाने में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप जो स्टार्टिंग में हमने स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं रूल और क्राइटेरिया से, इतना अगर कर लेते हैं तो आप अच्छा नंबर गेन कर लेंगे। अगर ये नहीं समझ में आता तो ये कहीं आप कहीं से और पढ़ सकते हो, कम से कम आप यूट्यूब पे डालो, इसके डेडिकेटेड केवल और केवल मतलब रूट लोग कैसे ड्रा करते हैं इतना देख लेना। इससे पहले एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर, मेन सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, इतना तो मैंने समझा ही दिया। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया और इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो देखिए, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। तो इस मतलब यूनिट का मतलब बहुत अच्छे से अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए, मुझे नहीं लगता कि पिछले साल मैंने इतना मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में समझाया होगा, क्योंकि मुझे ही कुछ आइडिया ही नहीं था। लेकिन जितना आइडिया था मैंने पिछली बार में आपको समझाने की कोशिश किया था। तो जितना ज़्यादा आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हो आपका उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। एंड डे बाई डे मतलब जितना आप उस कंसेप्ट को मतलब आप भी कहीं से पढ़ते हो तो उतना ज़्यादा आपका क्लियर होता है, और उसको आप जब समझाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आई एम श्योर कि इस बार अगर उस मतलब पिछले साल का लेक्चर देखोगे, इस बार का अगर वन शॉट देखोगे, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएंगे। तो जो अच्छा लगता है आप उसको देखिए, एंड ऑब्वियसली अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे कॉलेज ग्रुप में। थैंक यू।